Hello friends, I am Utkarsh Nigam on behalf of Personal Tutors. Friends, welcome to a lecture of Physics in 5 minutes. आज के लेक्चर में हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का एक टॉपिक पकड़ेंगे। नाम आप देख सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आज एक सॉल्व करेंगे। आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक रीजनिंग क्वेश्चन है, व्हाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होगा, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज मैं आपको उसका स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग दूंगा कि ऐसा हमेशा क्यों होता है। तो आज का लेक्चर पढ़ने से पहले आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। दे आर द लाइंस विच डिनोट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मतलब वो बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो एक ऐसा सरफेस एक चार्ज के इर्द गिर्द, एक चार्ज के सराउंडिंग में, जहां पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम रहे। तो मैं आपको बताता हूं कि इस रीजन जो ये क्वेश्चन है कि व्हाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग विद इन 5 मिनट्स में आपको बताता हूं कैसे होती है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले हम एक केस ले लेते हैं। एक केस लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज का। मान लीजिए इसको हम लिख लेते हैं प्लस क्यू। अब इससे हम लोग ले लेते हैं एक फिक्स डिस्टेंस कैपिटल आर, और यहां हम ड्रॉ कर देते हैं हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑब्वियसली ये एक बहुत परफेक्ट सर्कल नहीं बना है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि एट अ डिस्टेंस आर, जहां पे चार्ज जो है वो आपका सेंटर पे रहेगा, तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए यहां हम लिख देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम पॉइंट, मान लीजिए आप ये P ले लिया हमने, ये R नहीं ले सकते हैं क्योंकि R हमने रेडियस लिया हुआ है, S ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया T। तो P, S and T are 3 points on the equipotential surface. S, P and T are 3 points on the equipotential surface। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, मतलब इन पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है। V at S equals to V at P equals to V at T। ऑब्वियसली यही मतलब होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। इसकी वजह से जो फील्ड होगी एट पॉइंट P विल बी इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल तो है 90, जो कि हमने बोला है कि होता है, because this black circle is the equipotential surface, a red line is the electric field, और आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है कि ऐसा होता ही है। तो हम एक अजम्पशन लेते हैं। हम अजम्पशन ये लेते हैं फ्रेंड्स कि ये P पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होके, सपोज करिए स्लैंटेड है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये हम क्या करेंगे, इसके हम दो कंपोनेंट्स लिख देंगे। एक हो गया इस तरफ और एक हो गया इस तरफ। तो ये आप लिख लीजिए ई कंपोनेंट आपको लेना हो तो ई सपोज करिए परपेंडिकुलर, या कह लीजिए वर्टिकल, और ये हो गया ई हॉरिजॉन्टल। तो ये हमने क्या किया, हमने assumption 1 लिया, assume the electric field at P due to plus Q is not perpendicular। तो हमने मान लिया फ्रेंड्स कि वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखिए, जो ये टैंजेंट लेते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, यही डायरेक्शन होती है ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम मान लेते हैं कि इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो assumption 2 है, assume electric field is making an angle theta with the कह सकते हैं tangent to the
इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने बोला कि अज्यूम E at P is due to प्लस Q is not perpendicular। हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर नहीं है, और फिर हमने मान लिया कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंट टू द इक्विपोटेंशियल पे थीटा एंगल बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका जो रिपरकशंस है वो हम देखते हैं। रिपरकशन मतलब इससे रिजल्ट क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा है कॉन्सेप्ट कि क्योंकि ये फील्ड स्लांट है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। चलिए वर्टिकल कंपोनेंट से तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेगा कि जो अगर सपोज करिए यहाँ पे आप चार्ज रख दें पी पॉइंट पे, टेस्ट चार्ज स्मॉल q, तो वो दो फील्ड्स एक्सपीरियंस करेगा। एक तो करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ऑब्वियसली तो लगनी थी, और एक करेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि एक कंपोनेंट यहाँ पे भी है। मतलब फोर्स लगेगी एक आपका P से लेके T की तरफ। तो इससे जो रिजल्ट आया वो ये है, इससे हम यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे इम्प्लाइज, क्योंकि 3.2 से इम्प्लाई ये हो रहा है कि टेस्ट चार्ज Q will experience a force from P to T। तो क्योंकि हमने स्लांट माना उसको, तो टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा P से T की तरफ। तो देखिए अभी आप पे फोर्स लग रहा है तो वर्क आप पे हो रहा है। अगर आप फोर्स के साथ जा रहे हैं, फोर्स आप पे लग रहा है तो वर्क आप पे हो रहा है। लेकिन अगर आप फोर्स के अगेंस्ट काम करें तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे क्या आएगा कि उन्होंने बोला टेस्ट चार्ज स्मॉल q विल एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम P टू T, क्योंकि ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको P से T की तरफ मूव कराएगा। तो रिवर्स केस हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई टेस्ट चार्ज T से P ले जाना है तो वो हमें अगेंस्ट दिस फोर्स करना पड़ेगा जो कि EH है, और जो EH की वजह से है। और अगर हमें वर्क करना पड़ेगा तो P से T जाने में हमें टेस्ट चार्ज को ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो कि मैं बोल चुका हूँ। तो ये हम अजम्पशन ले लिए। अजम्पशन फोर्थ क्या होगी? अजम्पशन फोर्थ होगी जो कि फिर इससे इम्प्लाई होगी फ्रेंड्स। अजम्पशन 4 इम्प्लाई होगी कि वी नीड टू डू वर्क इन टेकिंग स्मॉल q फ्रॉम कहाँ? T से P, T टू P। अभी आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने P टू T लिखा था इसके पहले स्टेप में, अब यहाँ लिख रहे हैं T टू P। ऑब्वियसली एक केस में वर्क फोर्स आपके साथ है अलॉन्ग यू, और एक में आपको फोर्स के अगेंस्ट काम करना है, अगेंस्ट द फोर्स T टू P। अब मुद्दे की बात ये आती है कि अगर आपको T से P ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसकी एनर्जी भी क्या है, टेस्ट चार्ज की बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो T से P जाने में पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, जिसको मैं फिर रिपीट करता हूँ। T से P जाने के लिए अगर वर्क डन करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली होगा, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो हम लिखेंगे इसके बाद वो होगा ये स्टेप 5। स्टेप 5 जब हम लिखेंगे फ्रॉम T टू P। अब T से P जाने में क्या क्या हो रहा है? देखिए, एक तो हो रहा है वर्क डन की वजह से हो रहा है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इससे क्या होगा? इंक्रीज इन, इसे हम यहां पे लिख देते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल। कहां से? T से P जाने में। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अज्यूम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होके स्लांट है। नेक्स्ट, अगर स्लांट है तो उसके दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल एज इट इज है, हॉरिजॉन्टल की वजह से कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक फोर्स भी लगेगा फ्रॉम P टू T।
जो कि चार्ज को साथ में ले जाएगा। तो अगर मुझे चार्ज को T से P ले जाना है तो मुझे फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। मतलब अगर T से P जाते हुए पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल ऑफ P जो है वो बड़ा है पोटेंशियल ऑफ T से। यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो जहां आप पहुंच रहे हैं वहां पोटेंशियल ज्यादा है, जहां से चले हैं वहां पोटेंशियल कम है। एंड दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव टेकन। अगर आप मान रहे हैं कि ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पोटेंशियल सेम होगा, और सेम होगा तो कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि T से P जाने में पोटेंशियल हम बोल रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हम बोलेंगे कि वर्क डन करना पड़ रहा है। वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, और फोर्स क्यों है डायरेक्शन में? क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्लांट है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट आपका रॉन्ग आ रहा है, तो आपकी अजम्पशन भी क्या है? रॉन्ग है। रिजल्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल यहाँ सेम रहेगा, और हमारी रिजल्ट आ गया कि P का पोटेंशियल T से ज्यादा है। तो अजम्पशन इज रॉन्ग, फर्स्ट अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर E at P due to plus Q is not perpendicular, assumption wrong है। देयरफॉर जो आपका आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज इज परपेंडिकुलर, क्योंकि अब वो असम्पशन लेके हमारे पास आ रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अलग अलग पॉइंट से पोटेंशियल अलग अलग है, जो कि रॉन्ग है। तो हमने असम्पशन जो लिया था वो गलत है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी स्लैंट, क्योंकि उससे ये जो कंपोनेंट आ रहा है ये खेल बिगाड़ रहा है, ये फोर्स ला रहा है जिससे वर्क करना पड़ रहा है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, जिससे पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। तो ये चीज हम लोग नहीं मान सकते। इस तरह की फील्ड नहीं होती है। हमेशा जो फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिससे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ तो पोटेंशियल में भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इनकेस आपके डाउट्स और क्वेरीज रहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश आपको जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट आल्सो फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर्स। टिल देन वी मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।